नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे शहर की कहानी सुनते हैं जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, लेकिन जिसका इतिहास आप जानते हैं 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, ये कहानी है पाटलिपुत्र की। जरा सोचिए, अगर कोई शहर अपनी आत्मकथा सुना सकता तो वो क्या कहता। पाटलिपुत्र की कहानी कुछ ऐसी ही है, उतार चढ़ाव, शान शौकत और एक गजब की सहन शक्ति से भरी हुई। तो आइए पाटलिपुत्र की इसी अनोखी आत्मकथा के पन्ने पलटते हैं। हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो है संस्कृत का एक अध्याय पाटलिपुत्र वैभवम। ये अध्याय हमें उस दौर की झलक दिखाता है जब इस शहर को धरती का गहना माना जाता था, एक ऐसा केंद्र जहां से एक बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया जाता था। प्राचीन भारत में आप जानते हैं कई बड़े शहर थे, लेकिन पाटलिपुत्र की बात ही कुछ और थी। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी और इसे फूलों का शहर भी कहते थे, जैसे पुष्पपुर या कुसुमपुर। देखिए, प्राचीन कवि दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में इसका कितना सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने इसे सिर्फ एक शहर नहीं कहा, बल्कि सरस्वती का कुल ग्रह भी कहा। मतलब जरा सोचिए, इसे ज्ञान और कला की देवी का घर कहा गया। इसका मतलब साफ है कि पाटलिपुत्र सिर्फ एक राजधानी नहीं था, बल्कि भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक आत्मा का भी घर था। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बड़ी असाधारण थी। पाटलिपुत्र की कहानी शुरू होती है एक भविष्यवाणी से, जिसने एक छोटे से गांव का मुकद्दर हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास बताता है कि भगवान बुद्ध गंगा किनारे बसे इस गांव पाटलीग्राम में कई बार आए थे। उन्होंने ही ये भविष्यवाणी की थी कि ये गांव एक दिन महानगर बनेगा, पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसे हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए, इतिहास गवाह है, गंगा नदी के किनारे होने की वजह से इस शहर को बार बार बाढ़ का सामना करना पड़ा, ठीक जैसा बुद्ध ने कहा था। तो बस समय बीता और वो छोटा सा पाटलीग्राम बन गया पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो ये एक शानदार राजधानी बना, जिसका डिफेंस सिस्टम और जिसकी सुंदरता दोनों ही बेमिसाल थे। और फिर जब सम्राट अशोक का जमाना आया, तब तो इसकी शान और शौकत अपने चरम पर पहुंच गई और इसने इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। अब पाटलिपुत्र कितना शानदार था, ये सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं कहते थे, बल्कि दूर दूर से जो यात्री आते थे ना, उन्होंने भी अपनी आंखों से इसकी शान देखी और उसके बारे में लिखा। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के लेखों में। उन्होंने साफ साफ लिखा कि शहर की सुंदरता और सुरक्षा दोनों ही बेहतरीन थे। और ये तारीफ इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक बाहरी व्यक्ति की नज़रों से थी, जो हमें उस जमाने के पाटलिपुत्र की एक निष्पक्ष तस्वीर देती है। अच्छा, तो पाटलिपुत्र सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर सेंटर नहीं था। नहीं, ये तो कला, संस्कृति और ज्ञान का एक जीता जागता धड़कता हुआ दिल था। यहाँ की जिंदगी त्योहारों से भरी थी और ज्ञान की बातें हमेशा होती रहती थीं। गुप्त वंश के समय का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कौमुदी महोत्सव। ये शरद ऋतु में होने वाला एक बहुत बड़ा त्योहार था। आप बस कल्पना करके देखिए, पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे आज हम दुर्गा पूजा के समय देखते हैं। क्या माहौल रहता होगा। और जहां उत्सव थे वहां ज्ञान भी था। कवि राजशेखर अपनी काव्य मीमांसा में बताते हैं कि यहाँ विद्वानों की एक लंबी परंपरा रही है। मतलब पाणिनि, पिंगल और पतंजलि जैसे बड़े बड़े विद्वानों की असली परीक्षा इसी शहर में हुई और यहीं से उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बड़े बड़े साम्राज्य गिरे, समय बदला, पर पाटलिपुत्र की रूह जिंदा रही। मध्यकाल से लेकर आज तक इस शहर ने कई दौर देखे, जिसने इसे एक नया रूप दिया। इतिहास की चाल हमेशा सीधी नहीं होती है ना। मध्यकाल में ऐसा लगा जैसे पाटलिपुत्र का सुनहरा दौर खत्म हो गया, विकास मानो रुक सा गया था। लेकिन फिर मुगल काल में इसने फिर से अपनी जगह बनाई और एक जरूरी सेंटर के तौर पर उभरा। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने तो शहर का काफी विकास किया, उसे एक नया मॉडर्न रूप दिया और पटना के नाम से एक नई पहचान दी। और इसी हजारों साल के सफर का नतीजा है आज का हमारा पटना शहर। कहते हैं पत्तन शब्द, जिसका मतलब होता है बंदरगाह, उसी से पटना नाम निकला और आज ये बिहार की राजधानी के तौर पर गर्व से खड़ा है। पर पाटलिपुत्र का इतिहास सिर्फ किताबों की बात नहीं है। अरे ये तो आज भी पटना की गलियों में, इसकी इमारतों में, इसके कोने कोने में सांस लेता है।
आप पटना में कहीं भी चले जाइए, आपको इतिहास की एक कहानी मिलेगी। चाहे वो अनाज रखने के लिए बनाया गया गोल घर हो या फिर मौर्यकालीन महल के वो खंडहर जो एक पूरे साम्राज्य की याद दिलाते हैं, या फिर आस्था का बड़ा केंद्र महावीर मंदिर। ये गुरु गोबिंद सिंह का जन्मस्थान पटना साहिब भी है और नए भारत का प्रतीक गांधी सेतु भी। और इन सारी कहानियों को एक जगह सहेज कर रखा है पटना संग्रहालय ने। ये सब उस शानदार अतीत के जीते जागते सबूत हैं। तो सवाल ये है कि ये सारी कहानी हम तक पहुंची कैसे? इसका जवाब है संस्कृत भाषा। ये वही प्राचीन ग्रंथ और श्लोक हैं जो 2500 साल पुराने उस शहर की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रख देते हैं, जो आज भी उतनी ही साफ है। अब ये एक सोचने वाली बात है ना? दुनिया में आखिर ऐसे कितने शहर होंगे जिनका हजारों साल पुराना अतीत आज भी उनके वर्तमान के साथ साथ चल रहा हो? पाटलिपुत्रा यानी आज का पटना उन्हीं कुछ खास शहरों में से एक है। तो आखिर में पाटलिपुत्र की कहानी सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं रह जाती। सच पूछिए तो ये भारत की ही कहानी है, एक ऐसी सभ्यता की जो बहुत पुरानी है, जिसने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, पर आज भी पूरी शान से, पूरी जीवंतता के साथ